हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 1 जनवरी 2022 में पूछा गया क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो यह जो है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी जो है भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसको आप स्टार लगा लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला देखते हैं, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो बिल्कुल सही है यही, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर एक सही हो तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। तो यह जो है परिपक्वता कहलाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट 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 समाजीकरण का प्राथमिक और डॉट 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 समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो यह जो है परिवार और विद्यालय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरी से एक क्वेश्चन फिक्स है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो यह जो है दंड और आज्ञा पालन का निर्णय लेने का अधिकार है। तो आधार है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। जीन पियाजे के सिद्धांत में कर्मबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो यह जो है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित कर्म देना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। जीन पियाजे से भी एक क्वेश्चन फिक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो वह जो है केंद्रीयता तर्क है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव व गोत्स्की, स्टार लगा लीजिए आप, के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो है सामाजिक संरचना पर आधारित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव व गोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यह जो है निजी शब्द का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा के निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो यह जो है सहयोगिता पूर्ण अधिगम जो है विशेषता है इसकी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे में दूसरों बच्चों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, इस बुद्धि के किस रूप को दर्शाती है? तो यह जो है अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि को दर्शाती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। इसे क्वेश्चन फिक्स है, पूछता ही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो यह जो है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। तो यही जो है प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेंडर भूमिकाएं डॉट डॉट है। तो जेंडर भूमिकाएं जो है ये क्या है? अधिग्रहित व्यवहार। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो यह जो है छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। तो यह प्रथम उद्देश्य है इसका। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्टार लगा लीजिए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो पहला देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। बिल्कुल नहीं। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी शिक्षा दी जा सकती है। चलिए, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। बिल्कुल नहीं। चलिए अगला देखते हैं, योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन ये कहता है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाना चाहिए। कथन आर कहता है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प को चुनें। ए और आर दोनों सही है। आर की व्याख्या करता है ए, तो बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची लिखाई में अंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्द के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? तो यह जो है आलेख वैकल्य की ओर इशारा करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो यह जो है अब सारे चिंतन जो है इसका अनिवार्य लक्षण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार लगा लीजिए इसको आप। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ विकास पर प्रकार निकालते हैं। तो पहला है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, दूसरा है खेल द्वारा, तीसरा है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, तीसरा है सहपाठियों और वयस्क संघ सहभागिता द्वारा। तो 4 सही है। तो 1 2 3 4 सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। तो अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है। तो यह जो है खंडीकरण रणनीति कहलाती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो यह जो है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन पर सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों को पढ़ाने को सुसाध्य करता है? तो पहला देखते हैं। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और
उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। तो यह है। चलिए, परामित विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तो यह सही है। अंदरूनी नई शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित शक्ति के इस्तेमाल पर बल देता है। यह भी सही है। चलिए चौथा देखते हैं। अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो विनिर्ती परीक्षाओं में गलत करते हैं। तो यह गलत है। तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो यह जो है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ठीक है, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सुसाध्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। इसको आप स्टार लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? तो यह जो है एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो हम उनमें ... को भावना उत्पन्न होगी। तो यह जो है गर्व उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंदर्भीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, इसीलिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भांतियों गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखते हैं। एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भांतियों को सख्त रूप से हस्तोत्साहित करना चाहिए। तो यह जो है बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। एक ही गलत, फर्स्ट ही गलत हो गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्टार लगा लीजिए। निम्न में से अधिगम का वह कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो यह जो है व्यवहारात्मक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट देखते हैं, मैथमेटिक्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। एक स्कूल में 96 शिक्षकों में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली कक्षाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षाएं हैं तो उच्च स्कूली शिक्षाएं जो गणित नहीं पढ़ाती है उनकी संख्या क्या है? हमको पता करना है कि जो गणित नहीं पढ़ाती है उच्च स्कूल में। चलिए देखते हैं। पहले तो हम मान लेते हैं क्या है, टोटल कितनी शिक्षक है? 96। टोटल कितनी है? 96 है। ठीक है। उच्च स्कूली शिक्षा में पढ़ाने वाली जो है शिक्षिका, यानी कि 96 गुना 3/8। ठीक है। जो उच्च स्कूल में पढ़ाते हैं तो 96/3/8 तो कितना हो गया मेरा?
36। ठीक, ये उच्च स्कूल वाला हो गया। अब देखते हैं कि गणित शिक्षिका, तो टोटल 36 गुना 2/9 भाग। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 चौका 36, 4 दूनी 8, 8 हो गया। तो टोटल 36 में हम 8 घटा देते हैं। ठीक है, तो 8 घटा देते हैं तो मेरा बचा कितना? 28। तो 28 यही जो है गणित नहीं पढ़ाते हैं। चलिए ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 माइनस कोस्ट 2/3 माइनस 4/5, इसको सॉल्व करना है। तो पहले 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/3, तो 1/2 माइनस एलसीएम लेते हैं 15, 10 माइनस 12, तो कितना हो गया? 1/2 माइनस 2/15। ठीक, तो फिर इसका एलसीएम लेते हैं 15 दूना 30, तो 30 एलसीएम लिए बचा कितना? 15 प्लस 4 यानी कि 19/30, तो 19/30 ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 47, 82 और 32, 170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसमें जो है अंकित मूल्य का 7 होगा और इसमें भी 7 माइनस 7 यानी कि 0, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? तो पहला देखते हैं, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यह सत्य है। a माइनस बी बराबर b माइनस ए, यह सत्य नहीं है। a गुना b बराबर b गुना a, यह सत्य है। a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, यह सत्य है। तो कहा है सत्य नहीं है, तो बी नंबर सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। तो अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? चलिए पहले तो हम देखते हैं, जब संख्या x से 9 से भाग देने पर भागफल हमको कितना मिला? 21 और शेषफल कितना मिला? 3। तो संख्या x बराबर 21 गुना 9 प्लस 3, तो मेरा कितना हो गया? संख्या 89 प्लस 3 बड़े यानी 192। ठीक, तो 192। अब 6 से 192 को हम भाग देने पर जो है हमें क्या प्राप्त होता है? यानी कि भागफल 32 और शेषफल 0, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? तो ये नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, तो 1/4 और 3/4 यह है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई मैथ है, बिल्कुल इजी मैथ है। निम्नलिखित में से कौन से संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? तो 729 का जो है यह 9 का है, 1000 का 10 का है, उसके बाद 216 का यानी कि 6 का घन है, यानी कि 333 का घन नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। सीखा एक ईंट भट्ठा पर ईंटें खरीदने गए। ईंटों का मूल्य 2500 प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 है तो वह
कितनी ईंटों खरीद सकती है? तो पहले हम देखते हैं ईंटों का मूल्य क्या है। 2500 रुपये प्रति हज़ार है। तो एक ईंट का जो है 1000/2500, ठीक है। तो 4000 है उसके पास, तो 4000 रुपये, तो यानी कि 1000/2500 ना 4000, यानी कि वह जो है 1600 ईंट खरीद सकती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन 1600 ईंट, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। मीनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं, एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज के कोनों का अनुपात 4:5:6 है, उसके कोनों का मान कितना होगा? तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, ए बी सी। अब कोनों का मान 4x, 5x और 6x, ठीक है। ओके, उसके बाद यानी कि ए बराबर यानी कि 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर त्रिभुज का मान 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ देते हैं, तो यानी कि 15x बराबर 180। तो x बराबर मेरा कितना निकल गया? 12। ठीक, तो x बराबर 12 निकल गया। अब कहता है क्या, उसके कोनों का मान कितना होगा? तो यह जो है 12 गुना 4 यानी कि 48, 12 गुना 5 यानी कि 60, 12 गुना 6 यानी कि 72, 48, 60, 72 डिग्री। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियाँ ए, बी, सी और डी के छूटने का समय क्रमशः 17:05, 4:32, 18:30 और 9:15 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े? तो यह जो है रेलगाड़ी ए को लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रागिनी दोपहर 2 बजे अर्थात यानी कि 2 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचती है, तो रागिनी को 17:05 वाली रेलगाड़ी पर बैठना चाहिए। जो रेलगाड़ी 1 है उसके लिए है जो इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह 11 फीट न 16 फीट का आकार एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइल से लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं: 1.5 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट और 3 फीट। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल्स खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल्स को बिना काटे बिछा सकें? पहले तो हम देखते हैं क्या 2 फीट यानी कि 2 फीट, तो कमरा का आकार क्या है? 11 गुना 16, 11 गुना 16 है। तो फर्श की टाइल कितनी है? 11 गुना 16/2 गुना 2 यानी कि 44 टाइल्स। ठीक है, 44 टाइल्स इसका 2 फीट का। उसके बाद हम लेते हैं 1.5, तो 1.5, ठीक है, तो 3 गुना 3 यानी कि 44 टाइल्स उसको चाहिए। कितने फीट के? यानी कि 2 फीट के।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार तोला और औसत भार जो है 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया गया, तो 25.9 किलोग्राम की वजह 29.5 किलोग्राम भार प्रयोग किया गया था। तो समूह का सही औसत भार कितना होगा? अब सही औसत भार बताया है। तो पहले देखते हैं कि कुल कितने भार हैं, यानी कि 8 गुना 38.2 यानी कि 305.6 किलोग्राम भार हो गया। तो अब इसका जो है औसत निकाल लेते हैं हम। तो औसत कितना है? 305.6 माइनस 29.5 गलत था। अब पॉइंट प्लस 25.9 बट्टे 8 यानी कि 302/8 यानी कि 37.75 किलोग्राम। 37.75 किलोग्राम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला, नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। तो अगला पद जो है यहाँ देखिए 9 8 7 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 9 8 7 6 5। ठीक, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 8 से भागा हो जाएगा, तो अब बचेगा कितना? 1 2 3 4 5 यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सी प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है? तो यह जो है, यदि 2 संख्याओं का योग 17 हो तो वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में स्थानीय मान का संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। मैंने 5 दाहिनी और 4 इकाई के छोटा हूँ। तो इस पहेली का उद्देश्य है कि आधार 10, बेस 10 और स्थानीय मान के संकल्पना को प्रबलित करना। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियों पढ़ाने का उद्देश्य है? तो पहला देखते हैं, दृश्यकरण कौशल को विकसित करना, बिल्कुल है। ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना, बिल्कुल नहीं है। दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल में बुद्धि करना, यह भी है। तो 1 और 3 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको स्टार लगा लीजिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो पहला है जिया बोर्ड, इसका किया जा सकता है। दूसरा है जियोजेब्रा, बिल्कुल नहीं। तीसरा है गिनतारा, ठीक है, तो इसका भी किया जा सकता है। और चौथा है ग्राफिक कैलकुलेटर, बिल्कुल नहीं। तो 1 और 3, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबंधित करता है। तो आकृतियों किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग हैं। वे बहुत सारे मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल्य पर्चियों को यह तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं? बैग ए 4732, बैग बी 2364, बैग सी 1934, बैग डी 3475, बैग ई 2937, बैग एफ 3004। तो दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही जो है, चलिए देखते हैं सही कौन है। प्रश्न के उपयोग से केवल आरोही क्रम अवरोही क्रम की अवधारणाएं सुदृढ़ से हो सकती है? बिल्कुल नहीं। चलिए दूसरा देखते हैं। शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों को प्रबंधन व छँटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है। यह सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? तो यह जो है छात्र कक्षा में अर्धपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल करते रहे हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख के लिए निम्न कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं। यह बच्चे के द्वारा की गई परियोजना और क्षेत्र कार्य को सम्मानित करता है। गलत। यह बच्चे द्वारा किए गए कार्य को गुणवत्ता को उल्लेखित मानदंड पर जांचता है और उसके अंकित करता है। ये भी गलत। यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया के होने या ना होने की अंकित करता है। यह भी गलत। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप से समावेशित करता है और यह अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रखता है। तो यह सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची गेंदों की गणना एक गेंद पर अंगुली रखकर और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची ने पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है? तो एक से एक संगतता जो है और मजबूत करना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में भातियों को दूर कर सकते हैं तो बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरण व्यस्त करके। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सर्जन करने के लिए कहती है। 1 है 10 + 2, 2 है 10 × 2, 3 है 10 - 3 और 4 है 10/2।
तो यह जो है वह विद्यार्थियों सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों के द्वारा अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास के सहायता करने के प्रयास कर रही है। तो यह सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या को हल करने में सक्षम हो, इससे वह 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम में लिखे गए हैं। तो पहला है पूछे गए कार्य को समझाना, तो यह बिल्कुल नहीं। यह उसके बाद समस्याओं को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद आवश्यक गणितीय सक्रियों को करना। उसके बाद गणितीय मांग के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता। उसके बाद उत्तर को अर्धपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। तो पहला हम देखते हैं 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 2, उसके बाद 1 होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है? तो यह जो है अपने और दूसरे विद्यालय के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, यह वांछनीय नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। तो पहले हम देखते हैं क्या है औसत चाल। तो औसत चाल क्या हो गया? दूरी बट्टे समय। तो 2268 बट्टे समय कितना था? 42। तो मेरा कितना आ गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो 54 गुना 5/18 यानी कि 15 सेकेंड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, तो इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर है। ठीक है, 120 मीटर पर है और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। 50 मीटर। उसके बाद ए की बी से दूरी बी की ए की अपेक्षा दिशा क्रमशः क्या है? तो यह कितना हो गया? 130 मीटर। तो ओ ए बी। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी बराबर √120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो √1400 प्लस 2500, तो √16900, तो यानी कि 130 मीटर। तो 130 मीटर। ठीक है, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं। वह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटककर सोते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी पीछे वाले एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़लते हैं, मलाई उस पर भी ही रह जाती है, तो पृथक्करण की प्रक्रिया है। तो यह जो है निस्यंदन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। तो इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। तो ज़मीन पर इस दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी होगी। तो यह जो है 1.177 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 राज्यों का वह समूह जिनकी किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सी है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु गलत। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु ये भी गलत। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? तो यह जो है उत्तर पश्चिम में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई 8,850 मीटर अभी है वर्तमान में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इसकी पहली ऊंचाई थी 8,848 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूटता तारा होता है कोई उल्का। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनिए। तो पहला है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह भी सही है। तीसरा देखते हैं। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। यह गलत है। चौथा देखते हैं। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। यह भी सही है। पांचवा देखते हैं। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। यह गलत बात है। तो 1, 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र में से आया हूँ वह बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो यह जो है राजस्थान का। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? तो वह जो है कश्मीर से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही कथन चुनिए। तो पहला देखते हैं। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक हरे पत्ती और झाड़ियाँ खा जाते हैं। गलत है। दूसरा देखते हैं। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। यह भी गलत है। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्य लगभग 200 किलो होते हैं। यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। आप इसको स्टार लगा लीजिए। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो वह जो है लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलन कीजिए। पहला है छोले भटूरे। तो छोले भटूरे जो है यह पंजाब में फेमस है। उसके बाद नारियल डली कड़ी के साथ उबला टेपिओका। तो यह जो है केरल।
सही है। उसके बाद देखते हैं सरसों के तेल में बनी मछली, तो यह कश्मीर में। और नारियल के तेल में बनी मछली, यह जो है गोवा में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों को रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। तो यह जो है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। तो पहला जो है सृजनात्मक को, दूसरा है सहपाठी से सीखने को, तीसरा है समावेशन को, कक्षा में अनुशासन को नहीं। तो 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थी को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। तो यह जो है विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने में उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनने के लिए कहना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिससे एकीकरण विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों का एक मुद्दा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, यही इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। तो यह जो है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा युक्ति सर्वाधिक प्रयुक्त है। तो यह जो है स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करके। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है शिक्षण अधिगम के दौरान। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें सिद्ध पूर्ण निवेशित देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। तो यह जो है जांच सूची का चुनाव करेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों के उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप स्टार लगा लीजिए। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 के निम्न में से क्या स्तर होगा। तो पहला जो है आरंभिक स्तर, यह होगा। मध्य स्तर नहीं होगा। बुनियादी स्तर यह होगा। और तो 1 और 3 तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो मानचित्र करना यह है। क्रियाशील परिवर्तन को परिभाषित करना यह भी है। परिकल्पना की जांच करना यह नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में कौन सा उप थीम है। तो यह जो है कार्य और खेल जो है इसका उप थीम है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्टार लगा लीजिए। निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपने छात्रों की सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? तो यह जो है, दिल्ली जैसी शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप एक कदम उठाएंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का, लैंग्वेज हिंदी। निर्देश हम पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो यह जो है, शून्य मानव जनित आविष्कार है, यह सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझनी सबसे कठिन है? तो यह जो है, शून्य एक छोटा है, शून्य एक छोटा सा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? तो यह जो है, भारत दिया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय है, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? क्योंकि मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में अव उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ? तो यह जो है, अवधि में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास में किस प्रत्यय का उपयोग किया जा सकता है? तो यह जो है, इक का उपयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक में मूल शब्द है? तो वैज्ञानिक में मूल शब्द जो है वो ज्ञान की है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र का संधि विच्छेद? सौ प्लस तंत्र, स्वतंत्र, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए निर्देश है 100 से 104 कविताएं हैं, हम पढ़ चुके, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई? तो इस पद्यांश में जो है मुख्यतः धरती की बात की गई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है? तो यह जो है, प्रलय है, भूचाल है, भूकंप है, लेकिन सिंधु नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। सिंधु एक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरती को कौन डुबोना चाहता है? तो यह जो है, अत्यधिक वृष्टि, यह डुबोना चाहता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश में कुछ नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपको आंसर पता हो ही जाएगा। धरती अनमोल है, भाव पद्यांश की किस पंक्ति में अभिव्यक्त हो रहा है? तो यह जो है, मोल नहीं ले पाए इसको, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उदी है, सागर है, जल्दी है, लेकिन जलद नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है। तो यह जो है भूचाल और भूकंपों ये शब्द युग्म है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। तो यह जो है कहानियों और चित्रों का प्रयोग करके जो है सबसे प्रभावशाली होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना। इसका उद्देश्य यही है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है। तो यह जो है अनुमानिक अवबोधन कहलाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुबुद्धि के सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, आप स्टार लगा लीजिए इसको, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है। तो यह जो है भाषाई मौखिक बुद्धि से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं समृद्ध शब्द वाली और प्रभावशाली भाषण, यह बिल्कुल सही है, यह लाभ हो सकता है। दूसरा देखते हैं अन्य संस्कृतियों के प्रति साहित्यिकता और सम्मान, यह भी हो सकता है। सीमित रोजगार के अवसर, यह गलत है। अच्छा, पराभाषिक जागरूकता, यह सही है। तो 1, 2, 4 सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्टार लगा लीजिए। वैगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा बच्ची की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वचन को क्या कहेंगे। तो उसके वचन को जो है आंतरिक भाषण कहेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है। तो यह जो है उपयोगिता भाषा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन अ और कथन ब का विचार करें। कथन अ कहता है से व्यवस्था से बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। ठीक है। तो कथन ब देखते हैं 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची की तरह तरह के बबलनाना और दोहराव वाले बबलाना में सलग्राह है। तो अ और ब दोनों सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो पहला है चयन, साहित्यकरण, उद्देश्य का निर्धारण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी चरणों से गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोली के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। कथन अ किसी देश के एक हिस्से में बोले जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, यह सही है। अब देखते हैं ब एक समान शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले लोगों एक विविध प्रकार की उपयोग को जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी चाहिए, यह गलत है। तो एक सही है, ब गलत है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहकर्मी से जाने का समय हो गया
हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से, महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या आप हमें चलना चाहिए अब हमें चलना चाहिए। भाषण की इस विभिन्नता को किस रूप से जाना जाता है। तो ऑटोमेटिकली है कि रजिस्टर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्टार लगा लीजिए। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होनी चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो यह जो है वैगोत्सकी के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तो अब यह एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे। तो उससे बात करना चाहेंगे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप से जाना जाता है। तो यह जो है संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख। शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। पहला कथन अ है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। तो कथन ब कहता है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तित्ववादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। तो ए सही है, ब गलत है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए आज मेरा 120 क्वेश्चन पूरा हो गया।